हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आगे यूपीएससी आपके सामने टारगेट है। जो भी एचसीएस में तैयारी कर रहे थे, जिनका अच्छा हुआ है, जिनका ठीक ठाक है, 50+ मार्क्स बन रहे हैं, वो अपना मेंस की तैयारी की तरफ भी थोड़ा ध्यान रखें। और साथ में आपको पता है कि अपना यूपीएससी का एग्जाम जो है अभी बहुत ही निकट है, 100 डेज के आसपास है। तो वो अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। ठीक है। तो 100 दिन की तैयारी जो है अच्छे से करेंगे तो वहां भी ये तैयारी आपको काम आने वाली है और इस तैयारी का बहुत अच्छे से फायदा उठाया जा सकता है। जो तैयारी आप लोगों ने एचसीएस के लिए की है, उस तैयारी का यूपीएससी की तैयारी में आपको बहुत अच्छे से फायदा मिलने वाला है। ठीक है। तो इसलिए जो जो सब्जेक्ट्स आपके कमजोर थे, ये अपने आप में एक आंकलन करने का, एक एनालाइज करने का आपके पास एक मौका था। यानी आपका जो यूपीएससी का प्री है, उससे पहले एक पेपर जो था उसमें आप ये देख सकते थे, एचसीएस वाला देखे कि हाँ, यहाँ यहाँ इस एरियाज पे मुझे और काम करने की आवश्यकता है। जैसा कि मुझे भी लगा है, ज्यादातर बच्चों को जो है प्रॉब्लम आई है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आई है, वो एरिया था हिस्ट्री, साइंस, इस तरह का एरिया था। और करंट अफेयर्स में, पॉलिटी, ज्योग्राफी में कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। और बाकी जिसको आई है तो वो अपनी तैयारी को किस तरह से करें, आज हम लोग उसी कड़ी में पॉलिटी के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनके आंसर कैसे दिए जाने चाहिए थे और किस तरह से आपको उनमें पता होना चाहिए था चीजों को, तो आप आंसर कर सकते थे। ठीक है। सो शुरू करते हैं एक एक करके कि एचसीएस में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे उनका क्या लेवल था और किस प्रकार के क्वेश्चंस थे। ठीक। तो सबसे पहले ऑथेंटिक आंसर के साथ बात करेंगे इनकी हम लोग, आंसर की के अकॉर्डिंग भी और अपने अकॉर्डिंग भी, अगर कोई भी चेंज है कहीं भी तो वो भी देख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी समानुपातिक जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से। बट यहाँ पे इसने लिख दिया नॉन ट्रांसफरेबल। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, नॉन ट्रांसफरेबल लिख दिया। और जैसे ही नॉन ट्रांसफरेबल लिखा तो ये बात जो है यहाँ से गड़बड़ हो गई। तो ये नॉन ट्रांसफरेबल नहीं बल्कि ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। तो पहली स्टेटमेंट में ये एरर है जो कि आप लोग इजीली देख सकते थे। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इस प्रकार गलत हो गई। दूसरी में है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द एमपी फ्रॉम गोवा। जिस भी बच्चे ने प्रेसिडेंट टॉपिक ढंग से पढ़ा है, आर्टिकल 54 और 55 पढ़ा है, तो उसमें जो है आर्टिकल 54 और 55 पढ़ते टाइम पे मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और आपका जो है ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन भाग लेता है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, ये दोनों ही बातें आप उसमें पढ़ते हो। तो वैल्यू ऑफ वोट जो है एमएलए की अलग अलग होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वोट की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है, 208 है। हरियाणा के एक एमएलए की वोट की वैल्यू जो है वो कितनी है, 112 है। 208 जो है यूपी की है। हरियाणा के एक एमएलए की वोट की वैल्यू बात करें हरियाणा वाले की तो 112 होती है। अभी पिछले चुनाव की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये है। क्योंकि इसमें हम लोग जो पॉपुलेशन लेते हैं वो 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करते होते हैं। ठीक है ना। तो 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ वोट जो है ये रहती है। तो एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग रहती है स्टेट वाइज अगर देखा जाए, यानी इंटर स्टेट एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग रहती है। हरियाणा के सभी एमएलए, 90 एमएलए हैं, उनके सबकी वोट की वैल्यू एक ही होगी जो कि 112 है एक एमएलए की। यूपी के जो 403 एमएलए हैं उनके सबकी वोट की वैल्यू एक जैसी रहेगी। तो हरियाणा और यूपी के एमएलए की वोट की वैल्यू तो अलग अलग हो गई, बट एक स्टेट के सभी एमएलए की वोट की वैल्यू एक होती है। तो ये तो एमएलए की बात है। अब एमपी के जो वोट की वैल्यू निकलती है वो कैसे निकलती है, तो एक एमपी के वोट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सभी स्टेट्स के सभी एमएलए की वोट की वैल्यू को टोटल करना होगा, देन डिवाइडेड बाय टोटल एमपीज ऑफ द पार्लियामेंट, जो है टोटल एमपी जो है उनसे डिवाइड करेंगे। और टोटल एमपी भी कौन सा, इलेक्टेड, यानी 233 प्लस में 543। तो इनको मिला के जब आप उससे डिवाइड करोगे तो एक एमपी की वोट की वैल्यू आ जाएगी। और फिर वो एमपी चाहे किसी भी स्टेट से हो, उत्तर प्रदेश से हो, गोवा से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सभी एमपीज की वोट की वैल्यू बराबर रहती है। तो इस यहां पर इसने क्या पूछा था, एमपी वाली वोट। तो कई बच्चों ने गलती क्यों की होगी, एमएलए वाली वोट, जल्दबाजी करते हैं ना हम एग्जाम हॉल के अंदर, ये प्रेशर आता है। हम अपने आप को जो है ना इसी के लिए तैयार करना जरूरी होता है कि एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से पढ़े। तो एक एमपी के वोट का वैल्यू जो है बराबर होता है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे फिर वो गोवा का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गई। इलेक्टर्स कैन नॉट यूज द प्रोविजन ऑफ नोटा इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नोटा जो नन ऑफ द अबव का इलेक्शन में जो है उपयोग, वो आप नहीं करते हो कहां पर,
राष्ट्रपति के चुनाव में। सही बात है कि गलत है? बिल्कुल सही बात है। नोटा का उपयोग जो है राष्ट्रपति चुनाव में नहीं होता है, ना उपराष्ट्रपति चुनाव में होता है। नन ऑफ द अबोव का जो है वो आपको नहीं मिलता है ऑप्शन। ठीक है? नोटा इलेक्शन हम लोग जो है जो लोकसभा के चुनाव है उनमें यूज कर सकते हैं, इसके अलावा जो विधानसभा चुनाव उसमें कर सकते हैं, बट वहां पे नहीं होता है, तो ये वाली बात तो सही हो गई। उसके बाद है द प्रोविजंस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ आर नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। यानी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल विरोधी कानून है, ये लागू नहीं होता है किस पर? प्रेसिडेंट इलेक्शन में। तो उसमें जो है हर किसी को अपने कंसाइंस की आवाज से जो है आंसर करना है, यानी वोट करना होता है। किसी प्रकार का आपको एंटी डिफेक्शन नहीं। यानी एंटी डिफेक्शन में क्या होता है कि पार्टी से आप हटके चल रहे हो, तो ऐसा जो है कोई भी पार्टी जो है अगर उसके आप मेंबर है और उसी की तरफ से आप चुनाव जीत के और फिर जो है आप लोकसभा में या विधानसभा में या राज्यसभा में या जहां पर भी है, तो वो आपको पार्टी की बात माननी पड़ती है। पार्टी विप का भी अगर आप उल्लंघन करते हो तब भी जो आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ हो सकता है। बट एंटी डिफेक्शन लॉ जो है राष्ट्रपति चुनाव में लागू नहीं होता है, ये बात सच है। बट ये सारी बातें अगर जिस बच्चे ने राष्ट्रपति चुनाव को ठीक ठाक पढ़ लिया है या राष्ट्रपति टॉपिक को ठीक से पढ़ा है तो दिक्कत नहीं आती है। ये बहुत मुश्किल नहीं थे, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। तैयारी का ये लेवल आपका होना चाहिए जब आप एचसीएस या यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो। तो जिसका नहीं है तो मान के चलिए कि उसको जो है अपनी तैयारी को और अच्छे से करने की आवश्यकता है। ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 3 और 4 करेक्ट है। तो इस बार इसने करेक्ट और इनकरेक्ट वाला जैसे पिछली बार था उस तरह का ड्रामा नहीं किया है एचपीएससी ने। सिंपल जो है करेक्ट ही पूछ रखा है, बहुत ज्यादा मिसगाइड मिसलीड नहीं करने की कोशिश की है। तो ये 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या है? सी है। ओके, आंसर की के अकॉर्डिंग भी यही सही है, जो मास्टर का आंसर की एचसीएस की उसके अकॉर्डिंग भी यही है, और अपना भी यही होना चाहिए। ठीक है? इसमें कोई एरर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला। हाँ, द रिट ऑफ मैंडामस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो देखिए ये केवल जो है पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ 5 प्रकार की रिट है। और मैं बार बार क्लासरूम में भी बच्चों पे जोर देता हूँ कि ये 5 प्रकार की रिट इतनी मुश्किल नहीं है, इनको बस आप साधारण करके सोचने की कोशिश करो। तो 3 रिट को आप ऐसे बांट लो, जो आपकी एक जो है आपकी हेबियस कॉर्पस है, एक मैंडामस है और एक क्यो वारंटो है। तो हेबियस कॉर्पस में जो है कब होता है? जब कोई भी व्यक्ति जो है किसी को अनलॉफुली अरेस्ट करके रखता है या फिर गिरफ्त में रखता है, अपनी बंदी बना के रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट के द्वारा जो ये वाली रिट जारी होती है। वो प्राइवेट है या पब्लिक है, कोई भी अगर करेगा तो उसके खिलाफ ये रिट जारी हो जाएगी। ठीक है? उसके अलावा जो होती है आपकी मैंडामस, मैंडामस में क्या होता है? मैंडामस जो है पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ होती है। पब्लिक ऑफिशियल्स में कौन? पब्लिक ऑफिशियल में उन लोगों के खिलाफ होती है मैंडामस रिट जो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं या ज्यादातर अपने ऑफिस से अनुपस्थित रहते हैं। तो वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है और उनसे पूछा जाता है भाई क्यों नहीं कर रहे हो काम। तो दिस इज मैंडामस, इसको बोलते हैं मैंडामस। ठीक है ना? और मैंडामस जो है ये आपकी पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ ही होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होती है, ये बात याद रखना। आप अपने कोई भी प्राइवेट बिजनेस में आप काम नहीं कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? ना करो, क्या क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये वाली बात स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि ये केवल पब्लिक अथॉरिटी है। मैंडामस कैन बी इशूड टू एनफोर्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब यहां पर जो है ये एरर है, ये वाली स्टेटमेंट जो है यहां पर एरर है। और इसीलिए जो है जो है ये आपका इसके आंसर की के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शन है थोड़ा सा, कि आंसर की के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आंसर की जो है इन्होंने 3 स्टेटमेंट करेक्ट मान रखी है, बट ये वाली स्टेटमेंट गलत है और ये पहली भी गलत है। तो होनी कौन कौन सी चाहिए थी? नीचे वाली 2 सही है, कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन वाली बात कहीं भी नहीं है, और ये वाली बात इनकी गलत है। मैंडामस कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट गवर्नर, तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है मैंडामस रिट जारी नहीं होती है, ये बात एकदम सही है। मैंडामस कैन बी इश्यूड अगेंस्ट ए स्टेट टू रिफंड द टैक्स कलेक्टेड अनलॉफुली, ये वाली बात भी है कि मैंडामस जो है वो इश्यू की जाती है अगर स्टेट ने जो है कोई भी अनलॉफुली टैक्स कलेक्ट कर रखा है तो उसको रिफंड करने के लिए मैंडामस रिट जारी की जा सकती है। ठीक है? तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट थी। तो तीसरी और चौथी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली तो पूरी तरह से इनकरेक्ट है ही है। दूसरी के अंदर जो है इन्होंने क्यों माना है इस चीज को, हालांकि इन्होंने 3 स्टेटमेंट सही कही है, तो इसमें फिर पहली तो साफ साफ गलत है, दूसरी के अंदर एरर जो है वो है ही। तो तीसरी और चौथी करेक्ट होनी चाहिए, तो सी आंसर नहीं होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। बट आंसर की में सी दे रखा है, तो जो भी बच्चा पॉलिटी का क्वेश्चन चैलेंज किया है तो बी किया होगा। ठीक, ये जो है ना ये वाला ही क्वेश्चन किया होगा जिसका आंसर जो है सी की बजाय बी होना चाहिए। एक ही एरर है पॉलिटी के क्वेश्चन में, बाकी कहीं पर कोई दुविधा नहीं है। ठीक है? बाकी सब इन्होंने सही आंसर दे रखे हैं। ठीक है? तो इसका समझ गए आप लोग कौन कौन सी बात सही है? तीसरी और चौथी सही है।
राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं हो सकती, और अनलॉफुली टैक्स कलेक्ट कर रखा है तो ये आपकी जारी की जा सकती है रिफंड करने के लिए। ठीक है, क्लियर है बात? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन, देखो मैं इसीलिए बोलता हूं कि 1 से 51 तक आर्टिकल बच्चे को आने चाहिए, सीधा सीधा कहीं भी बैठा है 1 से 51 तक आर्टिकल कभी भी पूछो उससे रिकॉल कर पाए अपने माइंड में। ये होना बहुत मुश्किल नहीं है, ये होना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि कैसे मैं एक एक आर्टिकल याद कर सकता हूँ, तो ये ऐसा नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं है, बहुत इजी बात है ये। ठीक है, जब आप करने लगोगे फंडामेंटल राइट्स को एक बार रिकॉल करोगे, फिर डीपीएसपी को रिकॉल करोगे, तो धीरे धीरे। तो आर्टिकल 1 से 4 की बात है, जैसा कि पहला आर्टिकल क्या बात करता है, पहला आर्टिकल आपको बात करता है कि देश का नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा क्या कहता है कि कोई भी नया राज्य बनाना है तो वो आपका उसके अंदर आर्टिकल 2 के अंदर बात की गई है, जो पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं है, ऐसा नया राज्य बनाने की बात कौन सा करता है, आर्टिकल 2 करता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि पहले से कोई स्टेट फॉर्मेशन है, कहीं कोई भी स्टेट जो एग्जिस्टेंस में है उसका नाम बदलना है, उसका बाउंड्री चेंज करना है, उसका एरिया चेंज करना है, ऐसा कुछ भी करना है तो वो आर्टिकल 3 के तहत करते हैं। और आर्टिकल 2 और 3 में जो भी बदलाव करते हैं हम, उसको आर्टिकल 368 के तहत हम लोग क्या नहीं मानते हैं, संविधान संशोधन नहीं मानते हैं। ये बात आर्टिकल 4 में लिखी हुई है, ठीक है ना। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन उसको नहीं माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात जो है आर्टिकल 4 में लिखी हुई है। तो आपकी आर्टिकल 2 के तहत ये बात पूछे, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट इन द यूनियन द पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद ए सिंपल मेजोरिटी। एकदम करेक्ट बात है, साधारण बहुमत से काम होते हैं। आर्टिकल 2 और 3 के सारे कार्य किससे होते हैं, सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। तो कोई दुविधा ही नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। फिर बोल रहा है टू अमेंड द प्रोविजंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी द पार्लियामेंट रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी। देखो फंडामेंटल राइट्स हो या डीपीएसपी हो, इनके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इनको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद बोल रहे टू अमेंड आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी along with the consent of half of the state legislature। आर्टिकल जो है 368 जो है भारतीय संविधान का, इसमें अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट को क्या करने की जरूरत पड़ती है, स्पेशल मेजोरिटी, साथ ही क्या करना पड़ता है, कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, साथ में कम से कम आधे राज्यों का कंसेंट भी चाहिए। जैसे जीएसटी है, जीएसटी जो है आपको पता होगा कि जीएसटी का जो अमेंडमेंट हुआ है आर्टिकल 279A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ा था, कम से कम आधे राज्यों की सहमति। तो उसी प्रकार जहां फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंज होता है, फेडरल सिस्टम के अंदर जब भी कोई चेंज होता है, ऐसा अगर कोई भी बदलाव है तो उसके लिए कम से कम आधे राज्यों की सहमति चाहिए होती है। और आर्टिकल 368 अगर खुद में भी बदलाव करना होता है तब भी जो है पार्लियामेंट को भी करना पड़ता है, और कम से कम आधे राज्यों की, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी और कम से कम आधे राज्यों का कंसेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। अगर जैसे कि सपोज करो अभी हमारे पास जितने भी स्टेट है तो उसका जो है हाफ जो है, कम से कम हाफ, हाफ जो है उसका चाहिए, हाफ प्लस वन नहीं लिखा हुआ है, ओनली हाफ लिखा हुआ है। तो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट चाहिए। क्लियर। तो पहली दूसरी तीसरी तीनों ही स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो गई है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या होना चाहिए, सी आंसर हो जाना चाहिए। तो 67 नंबर क्वेश्चन जो मास्टर की आंसर, मास्टर की है आपकी, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मास्टर क्वेश्चन पेपर का ही है ये पार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स कौन सी लिस्ट में आता है। देखो अभी शेड्यूल 7 पढ़ा आपने, जब आप शेड्यूल पढ़ते हो 12 के 12, उनको बहुत नियत से बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो डायरेक्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और आपने जब शेड्यूल 7 पढ़ा, अनुसूची 7 पढ़ी, तो आप कैसे इस चीज को भूल सकते हो कि शेड्यूल 7 के अंदर क्या क्या, कौन सी चीजें कौन कौन सी सूची में आती है, कौन कौन सी लिस्ट में आती है, ये आप ना पढ़ो, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। तो आपको पढ़ना ही चाहिए। तो यूनियन लिस्ट में जो है आपका आता है कि नहीं आता, स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स, बिल्कुल आता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है ये इसी के अंदर आता है, देयर इज नो डाउट। तो स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स यानी भार और माप के मानकों की स्थापना जो है संघ सूची में है, तो बिल्कुल सही बात है। आपको पता होगा कि आपके 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो यूनियन लिस्ट जो है आपकी, संघ सूची जो है यूनियन लिस्ट, इसमें टोटल जो है वर्तमान में कितने विषय है, इसमें 100 सब्जेक्ट्स है। इसके अलावा आपकी स्टेट लिस्ट जो है इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स है, तो स्टेट लिस्ट में आपके वर्तमान के अंदर अगर देखोगे तो 61 सब्जेक्ट्स है। और कंकरेंट लिस्ट, तीसरी जो समवर्ती सूची होती है कंकरेंट लिस्ट, उसमें कितने हैं, तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आपके 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है ना। तो ये मामला है, पहले यहां पर 97 होते थे, यहां से बढ़ाकर इतने कर दिए, यहां पर 66 होते थे, यहां कम हो गए।
और यहाँ 52 है, यहाँ पर पहले 47 होते थे, तो इनको बढ़ा के, तो यहाँ पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया, तो कोई नई बात नहीं है। तो ये यूनियन लिस्ट में आता है। इसके अलावा एडॉप्शन एंड सक्सेशन, यानी आपको पुत्र गोद लेना है, उत्तराधिकारी वाली बात है, वो सब कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है ना। और बेटिंग एंड गैम्बलिंग, यानी जो आपका जुआ वगैरह है, ये सारी चीजें स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कई स्टेट्स के अंदर जो है लॉटरी सिस्टम चलता है, कईयों में नहीं चलता है, तो कईयों में गैम्बलिंग बैन है, कईयों में नहीं है। तो ये स्टेट लिस्ट का है, राज्य सूची का विषय है कि राज्य को जो करना है वो करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उल्टा है दोनों, एडॉप्शन एंड सक्सेशन कंकरेंट में आना था और बेटिंग एंड गैम्बलिंग स्टेट में आना था। तो इसका केवल ये पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, दूसरा तीसरा गलत है। तो ओनली वन पेयर करेक्ट है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स आर द सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन 3 लिस्ट ऑफ द सेल्फ। रेज्यूडरी का मतलब क्या होता है, रेज्यूडरी का जो अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट का मतलब जो बच गया, बचा खुचा चीज, उसके लिए। और रेज्यूडरी पावर्स जो है वो हमारे पास, हम लोगों ने ये सीखा कहां से, कनाडा से सीखा है कि रेज्यूडरी पावर्स लाइज विद द सेंटर, केंद्र के पास होगी, यानी पार्लियामेंट उस पर कानून बनाती है। तो 7th शेड्यूल की जो 3 सूचियां हैं उसमें रेज्यूटरी पावर्स नहीं होती है, यानी जो ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट में, तीनों में नहीं है, वो क्या होती है, वो आपकी होती है रेज्यूटरी। तो ये बात तो सही है, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द 3 लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, तो एकदम सही बात है, वही होती है रेज्यूटरी, सही बात है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 248, बोथ द यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। ये बोल रहा है कि अनुच्छेद 248 के तहत स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं इस पर। नहीं भाई साहब, इस पर केवल और केवल यूनियन पार्लियामेंट बना सकता है। देखा ना, ऐसे बारीकी से आपको पता होना चाहिए चीजों का। और पॉलिटी के क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, बात में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अगर इसमें 17 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, 17 में से मैं 2 क्वेश्चन मान सकता हूं कि तुम लोगों के गलत हो जाए, 15 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए भाई। अगर सही से आपको सिलेक्शन लेना है तो ये लेवल आपका पॉलिटी में एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर वाली बात गलत है। स्पेस टेक्नोलॉजी एंड साइबर लॉज बोथ जो है वो किसका एग्जांपल है, रेज्यूडरी सब्जेक्ट का है, देयर इज नो डाउट। तो ये वाली बात भी सही है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर लॉज जो है दोनों इसी का पार्ट है। तो इसमें गलत कौन सी है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो सही कौन सी है, पहली और तीसरी। तो आंसर क्या होना चाहिए, 69 का ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 69 का बी जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। मेरे ख्याल से समझ रहे हो आप चीजों को, किस प्रकार से आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद क्या है, मैच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इसीलिए करने होते हैं। ऐसा सीधा सीधा सरल सरल आर्टिकल्स पूछ लेता है। जैसे कि 280 के 80 बच्चे को कैसे ना पता हो, फाइनेंस कमीशन हर 5 वर्ष या इससे पहले आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति द्वारा एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, तो सीधा पता होगा। 263 इंटर स्टेट काउंसिल, देखो 262 263 वो वाली लाइन जो है ना, वहां के आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 262 और 263 कैसे ना पता हो किसी बच्चे को जो तैयारी कर रहा है, हो ही नहीं सकता, उसको पता होना ही पड़ेगा। 263 कैसे ना पता हो, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और चेयरमैन इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, प्रधानमंत्री इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है ये। हम्म। इसके अलावा 226 तो हाई कोर्ट का, जब आपको पता है 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट के बारे में है, तो ये तो सीधा ही लगा सकते थे आपकी। तो तैयारी का मतलब ये होता है कि आपको इस तरह से चीजों का पता होना चाहिए। फिर कौन सा 239 में क्या बच गया, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी जो है वो राष्ट्रपति के अंडर होगी, या राष्ट्रपति जो है वो अपने बिहाफ पे जो है किसी व्यक्ति को वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करके उनका प्रशासन करेंगे। ये वाली बात आर्टिकल 239 में लिखी हुई है। तो इस प्रकार से मैच करना था इसको। तो क्या सही मैच बना, ए का क्या बनेगा, 263 का इंटर स्टेट काउंसिल बन जाएगा, ठीक है। 263 का क्या बनेगा, इंटर स्टेट काउंसिल, यानी ए का क्या बनेगा, 3। तो ए का 3 जहां है वो आंसर निकल जाएगा, एक में ही है, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, एक निकल जाएगा। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। समझ गए हो बात आप। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट, सेकंड शेड्यूल देखो, शेड्यूल्स आ गए फिर से। शेड्यूल्स जो है 1 से 12 तक बहुत ढंग से पता होना चाहिए, कोई उसमें दिक्कत किसी प्रकार की रखनी नहीं है। तो दूसरी अनुसूची किसके बारे में बात करती है, दूसरी अनुसूची सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में बात करती है। यहां पर यह पता होना चाहिए किसके सैलरी एंड अलाउंसेस। अगर ये वाली बात नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन गलत होगा। तो सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करती है, बट किसके सैलरी एंड अलाउंसेस, है ना। तो सैलरी एंड अलाउंस किस किस के बात करती है, तो उसमें कैग भी आता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस भी आते हैं, है ना। तो इसमें कैग जो है, ये वाली बात इसने मिलानी थी आपको इसके साथ में, सेकंड शेड्यूल के साथ में, ठीक है।
उसके बाद जो है फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पांचवा और छठा शेड्यूल किसके बारे में, पांचवा किसके बारे में, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो शेड्यूल्ड एरिया के यानी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान के बारे में पांचवी अनुसूची, जिसमें लगभग 10 राज्य है अभी। छठी अनुसूची जो है वो बात करती है शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में, या अनुसूचित क्षेत्र के बारे में कौन से स्टेट के, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, 4 स्टेट की बात करती है वो सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना। तो छठा शेड्यूल वो था। तो पांचवा शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, तो एकदम सही मिल जाता। नौवीं अनुसूची जो है वो आपकी बाद में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन के तहत, तो वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बात करती है। पहला ही संविधान संशोधन 1951 के तहत तो जो आपका 9th शेड्यूल जोड़ा गया था, जो कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित बात करता है। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई थी, तो ये आपको पता ही होना चाहिए था, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। तो इस प्रकार से आपको लिंक करना था। तो ए का क्या हो जाएगा, 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 किधर है, ए का 2, बी का 1, सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको शेड्यूल, तो मैं कह रहा हूं कि 1 से 51 तक आर्टिकल, शेड्यूल आपके 12 के 12, प्रियम्बल आपका, इसके अलावा जो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये तो 50% काम कर जाते हैं लगभग आपका। ठीक है ना। सो बहुत ढंग से पता होना चाहिए। 50 से भी ज्यादा 60-70% तक क्वेश्चन बन जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Public interest litigation (PIL) is a legal action initiated in a court of law for the enforcement of public interest. बिल्कुल, PIL क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ऐसे लोग जो खुद नहीं जा सकते कोर्ट के अंदर, नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके बिहाफ पे कोई अन्य व्यक्ति जो है उनको रिप्रेजेंट करते हुए उनकी जो है चीजों को वहां पर कोर्ट तक पहुंचा सकता है। तो वहां पर जो है अ, ऐसे लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाता है, लेकिन उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी ये चीज करने जा रहा है, PIL लगाने जा रहा है, तो पीआईएल का जो है बेगम हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार मामला जो है बहुत ही फेमस है, जहां से पीआईएल का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है ना। कपिला हिंगरोनी जो है उसको फादर ऑफ जो है मदर ऑफ जो है पीआईएल भी कहा जाता है। और उसके बाद जस्टिस भानुमति जो है वो आपका जस्टिस भगवती जो है, उनको जो है पीआईएल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया है, जस्टिस भगवती ने। उनको जो माना जाता है कि पीआईएल के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा स्कोप कर दिया है। तो पीआईएल का कॉन्सेप्ट इंडिया में जब से हुआ है, तो ये क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, यानी जनहित के अंदर याचिका लगाई जा रही है। तो ये बात सही है पहली स्टेटमेंट की, तो कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो पब्लिक जनहित के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। पीआईएल हैज रीइंफोर्स द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी। अब जिस बच्चे को लोकस स्टैंडी का मतलब नहीं पता है, तो वो सेकंड स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं कर सकता। लोकस स्टैंडी का कंसेप्ट होता है इसमें कि जिसका दिक्कत है वो खुद कोर्ट के सामने पेश हो। क्या पीआईएल के अंदर ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये बात गलत हो गई। तो रीइंफोर्स कैसे कर रहा है ये, लोकस नहीं कर रहा है, तो लोकस स्टैंडी के कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को रीइंफोर्स, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। क्योंकि इसमें तो कोई भी जो है जिसका ग्रीवेंस नहीं है, मान लो कोई भी व्यक्ति है जो उसकी दुख दर्द है, उसको खुद जाने की जरूरत नहीं है, उसके बिहाफ पे आप लोग जाके कोर्ट में जो है चैलेंज कर सकते हो, पीआईएल लगा सकते हो। ठीक है ना। तो इसलिए लोकस स्टैंडी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। बोथ सिटीजन एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन फाइल द पीआईएल। सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही जो है फाइल कर सकते हैं पीआईएल को, तो एकदम सही बात है, दोनों कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन एंटरटेन पीआईएल। बिल्कुल सही बात है। 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है पीआईएल को एंटरटेन करते हैं, तो एकदम सही बात है। तो पहला करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो एकदम सही बात हो गई। नेक्स्ट है प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स क्या है कि राजाओं महाराजाओं पर को जो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवाया था, जब हम लोगों ने उनको ये बोला कि आप लोग जो है भारत के अंदर शामिल हो जाए, उनकी देसी रियासतों को भारत में शामिल करने के जोर लगाया, तो उनको लगा कि हमारा भविष्य क्या होगा, वो ठाट बाट हमारे कहाँ से आएंगे फिर से, अगर इनके साथ लग गए तो हम तो आम नागरिक हो जाएंगे। तब उनको हम लोगों ने थोड़ा सा लालच दिया इस प्रकार से कि आप चिंता मत कीजिए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप लोगों को क्या करेंगे हम, आप लोगों को हम दे देंगे, पेंशन देंगे एक तरह से। ठीक है। तो आपको पैसा मिलेगा, अपने ठाट बाट से रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो उसके लिए प्रीवी पर्स था। तो प्रीवी पर्स रेफर टू ए स्पेसिफिक सम ऑफ मनी दैट वाज पेएबल एनुअली टू रूलर्स ऑफ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स दैट साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एकदम सही बात है, उनको पे किया जाता था जो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स के मालिक थे, एक तरह से रूलर्स थे, तो जो जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया। द पेमेंट ऑफ प्रीवी पर्स वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बिफोर 42। ये वाली स्टेटमेंट गलत है। 26वें संविधान संशोधन 1971 से जो है ये चीजें खत्म कर दी गई थी।
26वें संविधान संशोधन 1971 से जो है ये मामला समाप्त कर दिया गया था, प्रीवी पर्स वाला। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी, इसमें 42वां लिखा हुआ है, 42वां तो 1976 में हुआ है, ये 26वें से हो गया था। The abolition of privy purse was justified on the ground that it stood against the principle of egalitarianism enshrined in the constitution। यानी समानता का जो सिद्धांत है हमारे संविधान में, उसके खिलाफ है ये, इसलिए इसको खत्म किया गया था। तो एकदम सही बात है, इसी आधार पर जो है इसको खत्म किया गया था। इसमें दो पेयर करेक्ट है, तो कौन कौन सा है? पहला पेयर करेक्ट है, तीसरा तो ओनली टू, बी आंसर हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत हुआ? 26वां संविधान संशोधन वाली बात नहीं पता होने के कारण ये गलत था, ठीक है। इसमें 42वां लिखा हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट के लेजिस्लेट ऑन मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट इफ टू और मोर स्टेट लेजिस्लेचर पास रिजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू एनेक्ट सच लॉ। आर्टिकल 252 है ये, अनुच्छेद 252 जो है भारतीय संविधान का, उसके अकॉर्डिंग जो है अगर दो या दो से अधिक राज्य संसद से इस बात की गुजारिश करते हैं, संसद से इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है इस सूची पर कानून बना दीजिए, तो ऐसी सूची पर कानून बनाया जा सकता है। आप लोगों को एक तो आर्टिकल 249 पता होना चाहिए, जिसमें राज्यसभा जो है संसद को अनुमति देती है कि राज्य सूची के किसी विषय में कानून बनाने का, अगर वो वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मामला है तो, ठीक है। इसके अलावा 252 के तहत क्या हो सकता है कि दो या दो से अधिक राज्य जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट को कि आप इस सूची पर कानून बना दीजिए, और वो बनाया गया कानून उन राज्यों में लागू होगा। और इसके अलावा अगर अदर स्टेट भी ऐसा रिजोल्यूशन पास करते हैं तो उन पर भी लागू हो जाएगा, नहीं तो वो दो स्टेट या चार स्टेट जितनों भी किया है उन पर ही लागू होगा, ठीक है। तो बाकी सब पे लागू नहीं होता है। तो ये वाली बात तो एकदम सही है। अगली बात क्या है? लॉ टू इनेक्टेड विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट। ऑल द स्टेट्स पर कब? इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे पास सच रिजोल्यूशन और नॉट। ये वाली बात गलत है। वही तभी लागू होगा जब वो रिजोल्यूशन पास करेंगे। इसलिए इसमें लिखा वेदर दे हैव पास द रिजोल्यूशन सच ए रिजोल्यूशन और नॉट, ये वाली बात गलत होगी। वो कब लागू होगा? जब उन्होंने भी ऐसा रिजोल्यूशन पास किया होगा, राइट। सच ए लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपील्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट। एकदम सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट एंड थ्री जो स्टेटमेंट है इसकी करेक्ट होगी, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 का बी आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं पूरी तरह से मेरी बात को। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं इन क्वेश्चंस के माध्यम से, कि पॉलिटी का प्रिपरेशन का लेवल आपका ये होना चाहिए। एंड इट्स वेरी इजी, कितना मुश्किल वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। बहुत आसान है ये चीजें। पॉलिटी का क्वेश्चन गलत नहीं करना है आपको जीवन में, कोई भी पेपर में बैठ रहे हैं आप लोग। ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसमें मुश्किल जैसा कुछ नहीं है। इससे डरना नहीं है आपको। कुछ आर्टिकल ऐसे देख के या कुछ चीजें ऐसे देख के एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। बाकी सब्जेक्ट्स पे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक एक करके, बट डरना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत चीजें आसान है, मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 26वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड था? प्रीवी पर्स वाला, देखो डबल क्वेश्चन आ गया। तो अबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स से रिलेटेड था 26वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। किससे था? कि जो प्रीवी पर्स का समापन किया था 1971 में, उससे रिलेटेड था, एकदम सही है। उसके बाद है 52वां संविधान, 52वां संविधान संशोधन यानी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 किससे रिलेटेड था? एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड था। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 जहां भी दिख जाए शिक्षा की बात करता है। एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। सॉरी। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री और कंपलसरी शिक्षा की बात करता है 86वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 103rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किससे रिलेटेड बात करता है? रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस की बात करता है, 103वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलान होना था, अब कर दो। पहले का कौन सा है? तीसरा है। ए का कौन सा है? तीसरा है। बी का कौन सा है? 42nd वाला, चौथा है। तो ए का जो है 3 और बी का 4 जहां भी मिल रहा है देख लो, ये वाला हो गया, ठीक है। तो 76 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 76 का ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। ये बात थी, ये बातें ऐसी पता होनी चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखो। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि क्या है? यहां पर आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 266 जो है, आर्टिकल 266 जो है उसके दो पार्ट है, एक एक और दूसरा आर्टिकल 266 का दूसरा पार्ट है पब्लिक अकाउंट फंड, ठीक है। और एक आर्टिकल 267 जो बात करता है कॉन्टीजेंसी फंड की, ठीक है ना। आर्टिकल 267 किसकी बात करता है? कॉन्टीजेंसी फंड की। तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि जो है, उससे अगर एक सिंगल पैसा भी आपको निकालना है, वो आप पार्लियामेंट की अनुमति के बिना नहीं निकाल सकते। तो पेमेंट फ्रॉम द फंड कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट अप्रोप्रिएशन, नहीं हो सकता।
बिना अनुमति के आप एक पैसा भी नहीं निकाल सकते संसद की अनुमति के बिना। कहां से? भारत की संचित निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। वहीं आपको कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में, कॉन्टिजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड है ये। आपातकालीन निधि होती है, एक तरह से आकस्मिक निधि होती है। मान लीजिएगा संसद का जो सत्र है नहीं चल रहा है, ऐसे टाइम में हमें कोई भी स्थिति आ गई और हमें तुरंत पैसे चाहिए, तो वो आप पार्लियामेंट की अनुमति कैसे लेते घूमेंगे? इसलिए कॉन्टिजेंसी फंड राष्ट्रपति के अंडर में होता है ये, ताकि आप तुरंत वहां से पैसा निकाल के एक बार अपना काम चला सको। इसके लिए कॉन्टिजेंसी फंड क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 267 के तहत है। ये हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, एकदम सही बात है। इसको वित्त सचिव जो है वो अपने बिहाफ और राष्ट्रपति के बिहाफ पे संभालते हैं। तो ये वाली बात सही है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और ये दूसरी बात सही है। पब्लिक अकाउंट फंड जो होता है, यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, सॉरी, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत का लोक खाता, ये एक्चुअल में क्या है? इसमें सरकार बैंकर की तरह काम करती है। कैसे? जैसे कि पीएफ है आपका, जैसे कि पेंशन है आपकी, और भी आपकी जो भी बचत सरकार के पास है जो लौटाने के लिए है सरकार पर, मतलब एक तरह से उसमें सरकार ने कुछ समय के लिए आपकी वो चीजें रोक के रखी है, बाकी आपको पे करनी है आपको किसी वक्त। तो ऐसा जो फंड होता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, और वो पैसा वहां पर जमा होता है। तो पब्लिक अकाउंट जो है उससे पैसा आपको देना ही, उसके लिए पार्लियामेंट की आवश्यकता नहीं है अप्रूवल की। तो ये वाली बात इसलिए गलत होगी क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा था पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए इसमें। ये वाली बात इसलिए गलत है। जहां से विथड्रॉ करने के लिए सीधा आप कर सकते हो, पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो भी दूसरी स्टेटमेंट है। तो ओनली वन पेयर इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा, ओनली वन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 36। तो यार कैसे कर सकते हो तुम लोग ऐसा? तो सिंपल सी बात है कि डीपीएसपी जहां से शुरू होती है, डीपीएसपी जहां से शुरू होती है आर्टिकल 36 से लेकर 51, और आर्टिकल 36 में क्या बात है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, राज्य की परिभाषा दे रखी है। तो ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड वाली बात कैसे हो सकती है? तो पहले ही सीधी गलत हो गई है तो। ठीक है ना। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देखो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां भी वर्ड याद आ जाए आपको, डीपीएसपी में 43 बी है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट देखोगे तो 9th बी है। तो वहां पर जो है ये सब कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन, 97th अमेंडमेंट एक्ट जो है आपको 2011 का याद रखना है, उसके तहत कोऑपरेटिव की बात जोड़ी गई है। तो आर्टिकल इसीलिए बोलता हूं कि आर्टिकल 1 से 51 तक याद होना ही होना चाहिए हर हाल में। और अगर वो याद है तो वो सारे अमेंडमेंट भी आपको याद होते हैं, क्योंकि वहां पे सारे के सारे अमेंडमेंट भी यूज होते हैं उन आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं। तो जो भी अमेंडमेंट इसमें पूछे गए हैं वो सारे के सारे भी आपके साथ ही कवर हो जाते हैं, इसलिए जरूरी था वो। ठीक है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एकदम ठीक है, आर्टिकल 43 बी के अंदर ही है। ठीक है ना। कब जोड़ा गया था? 97वें संविधान संशोधन 2011 के अंदर। ठीक है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ही जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया है। ये आर्टिकल 43 ए के अंदर है कि जो वर्कर्स है उनका भी किसमें होना चाहिए? जो आपकी मैनेजमेंट है इंडस्ट्रीज की, उसमें उनकी सहभागिता होनी चाहिए। ये वाली बात आर्टिकल 43 ए बात करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए था। तो आंसर इसका कौन कौन सा सही है? ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। तो दो पेयर सही है, तो मतलब ओनली टू पेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 78 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। नेक्स्ट है राइट टू एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आर्टिकल 39 ए। देखो अब तो एक बात और याद रखो, जब आप डीपीएसपी पढ़ते हो, 36 पढ़ते हो, 37 पढ़ते हो, 38, 39 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अब 39 पढ़ते टाइम पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आर्टिकल 39 और एक 39 ए। एक आर्टिकल 39 ए। ठीक है, 39 ए अलग चीज है और 39 अलग है। और 39 के अंदर फिर आपका स्मॉल ए। ठीक है ना। आर्टिकल 9 क्लोज है। ये आर्टिकल 39 ए पूरा का पूरा है, ये बाद में जोड़ा गया है आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जो बात करता है फ्री लीगल एड, ताकि मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है आर्टिकल 39 ए। तो लेकिन ये 39 ए बी सी डी ई जो है ना, ये आपके आर्टिकल 39 के सब पार्ट है, ये अलग बात करते हैं। तो यहां पर इसने इस वाले की बात नहीं की है, इस वाले की बात नहीं की है, बल्कि कौन से की बात की है? इस वाले की बात की है। तो इसलिए यहां पर क्या, राइट टू एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर्टिकल 39 है, एकदम सही बात है, ऐसी बात है, करेक्ट है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ था कि फ्री लीगल एड मिलना चाहिए सबको, इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए सबको। इसी के तहत तो हम लोगों ने नालसा, नेशनल लीगल अथॉरिटी एक्ट जो है वो लेकर आए हम लोग। उसी तरह स्टेट जो है, स्टेट लीगल अथॉरिटी जो है सालसा, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी डालसा, ये सब की स्थापना वो 39 ए के तहत तो हुई है। बट ये 39 ए जो है क्या बात करता है? इक्वल आपकी राइट टू एडेक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो ये वाली बात तो सही हो गई। ठीक है,
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये आर्टिकल 39 पहले सीधा पूछा जाता था। और ये बात पूछी जाती कई बार कि इक्वल पे फॉर इक्वल मैन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, कौन से आर्टिकल में? 39, 34, 39, 37, 42 ऐसे करके आर्टिकल पूछा जाता था, तो सीधा आंसर कर देते थे हम 39। लेकिन इस बार क्या पूछा है कि 39 ए का कौन सा क्लोज है ये? तो ये ई नहीं है बल्कि क्या है, डी में है। तो 39 डी में आना चाहिए था, इसलिए ये वाली बात गलत हो गई है। तो दूसरी स्टेटमेंट इसकी गलत हो गई। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट, आर्टिकल 41, अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि आपको राइट टू वर्क है, आपको पब्लिक असिस्टेंस यानी बुढ़ापा पेंशन भी आपकी आर्टिकल 41 देता है। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन वाली बात भी, शिक्षा पर भी बात करता है ये। और जो है बीमारी की अवस्था में आप तब भी आपको पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए, ये सारी बात आर्टिकल 3 करता है, सॉरी ये आपका आर्टिकल 41 करता है। तो ये तीसरी स्टेटमेंट आपकी एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या होना चाहिए? ओनली 2 पेयर्स, बी जो है करेक्ट है। तो 79 नंबर क्वेश्चन जो है आपका इस मास्टर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, उसका आंसर बी होगा। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, ये कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 45? नहीं भाई, आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या मिलना चाहिए? चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए, देखभाल होनी चाहिए और शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है ना? तो एजुकेशन एंड चाइल्डहुड केयर किसकी? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। और ये पहले तो यहां पर लिखी हुई थी 6 से 14, बट हम लोगों ने क्या किया था, 86वां संविधान संशोधन किया था 2002 में। तो आर्टिकल 45 में पहले जो 6 से 14 वर्ष वाली बात थी, उसको तो बना दिया फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में डाल के। और यहां पर क्या लिख दिया? 6 से कम बच्चों वाली बात लिख दी यहां पर। तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरह से गलत हो गई। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज एंड वीकर सेक्शन, ये वाली बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 46 में लिखी हुई है। यानी पूरी स्टेटमेंट जो है आपकी ये क्या है? एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ऑफ एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन, उसको प्रमोट करना है। किसने प्रमोट करना है? स्टेट के द्वारा। तो ये वाली बात सही है, ये आर्टिकल 40 में लिखी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आपका कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 48, गांधीयन फिलोसफी है। ठीक है ना? गांधीवादी विचारधारा, आर्टिकल 48 की हमें जो है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को साइंटिफिक मेथड से प्रमोट करना चाहिए और उसके नए नए तरीके और उसको स्टेट को बढ़ावा देना चाहिए। आर्टिकल 47 तो क्या बात करता है? नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाता है। ये तो शराबबंदी की बात करता है आर्टिकल 47 तो। कई लोगों का दुश्मन है आर्टिकल 47 तो, है ना? शराबबंदी की बात करता है ये। तो आर्टिकल 47 नहीं है ये। ठीक है, आर्टिकल 48 में लिखी हुई है। तो इसमें स्टेटमेंट जो है तीसरी भी आपकी, ये मेलान जो है करेक्ट है, पेयर जो है करेक्ट नहीं है, और दूसरा करेक्ट है ओनली। तो पहला और तीसरा दो इनकरेक्ट है, तो ओनली वन पेयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर है मेरे ख्याल से बात? नेक्स्ट है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है, ना कि 62 में। गलत हो गया ना? ऐसे पता होना चाहिए आर्टिकल्स। राष्ट्रपति पढ़ते टाइम पर थोड़ा सा, राष्ट्रपति के बाद फिर उपराष्ट्रपति है, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति पढ़ो तो ये देख लो कि राष्ट्रपति कहां पे खत्म हो रहा है, फिर कहां पे उपराष्ट्रपति शुरू हो रहा है, तो उससे भी बहुत सारा आइडिया मिलता है। बाकी कुछ एक आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट ही है सारे के सारे जो उन्होंने पूछे हुए। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 66 में है, ना कि 65 में। इसलिए ये गलत हो गया, इसने 65 लिख दिया, तो ये वाली बात इसकी इसलिए गलत हो गई। ठीक है ना? अब जो है ये बोल रहा है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। देखो यहां पर जो है गलती बच्चा कर सकता था अगर इसको ये समझ लेता टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन यहां पे इसने क्या लिखा? सिर्फ टर्म्स, यानी टेन्योर की बात कर रहा है। ठीक है, टेन्योर की। और इसने टर्म्स लिख के कंफ्यूज क्यों किया? आर्टिकल 59 में क्या लिखा हुआ? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। राष्ट्रपति पद के लिए जो है वो क्या क्या शर्तें और नियम है, वो आपके 59 में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर टर्म का मतलब क्या? टेन्योर, जो कि कहां पर लिखा हुआ है? 56 में लिखा हुआ है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तुम बताओ? कोई सी भी नहीं है। कोई सी भी नहीं है, तो मतलब नन ऑफ द अबव। नो पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इस बार देख रहे हो कि किस तरह की बकवास नहीं कर रखी इस बार की, कौन सा जो है इनकरेक्ट और करेक्ट वाला गेम नहीं खेला तुम लोगों के साथ। बट क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है थोड़ी मिसलीड करने की कोशिश कर रखी है कहीं कहीं पर, ताकि बच्चा जो है कहीं तो उलझे। ठीक है, उलझाने की कोशिश तो पूरी कर रखी है फिर भी। बट पॉलिटी ज्योग्राफी में ज्यादा दिक्कत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। हिस्ट्री में बच्चों के खूब जो है तोते उड़ाए हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो 82 क्वेश्चन है, एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? एनलार्जमेंट यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार है उसको विस्तार करना, उसको एनलार्ज करना। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 138 में। हाँ लिखी हुई है 138 में, लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया, इसके आगे ए लगा दिया। अब ए लगा दिया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ओहो 138 है कि 138 है क्या है, समझ ही नहीं आएगा। पहली बात तो ये आर्टिकल जो है बच्चे नहीं पढ़े होंगे।
इतना तो मेरे को भी आइडिया है कि ये वाले आर्टिकल जो है वही बच्चा पढ़ा होगा जो बहुत साल से तैयारी कर रहा है। एक जो 2 साल की तैयारी करने वाला, 1 साल की तैयारी करने वाले बच्चे ने 138 भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी चलो 138 ए गलत है इसमें, लेकिन 139 नहीं पढ़ा ये गलती है। 139 आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है आपका, बार बार न्यूज में भी रहता है। तो कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इश्यू सर्टेन रिट्स, यानी सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियां प्रदान करना, ये 139 के अंदर बात आती है। तो ये 139 के आगे भी ए लगा दिया इसने, और ए लगाने के बाद फिर से गलत हो गया ये। उसी प्रकार से सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए काम करेगी कौन, सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी, ये वाली बात आर्टिकल 44 में लिखी हुई है, ना कि 44 ए में। तो इसलिए फिर से ये लगा के गलत कर दिया, और इस प्रकार आपकी तीनों स्टेटमेंट इन्होंने गलत करवाई। तो कोई सा पेयर मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको इस पेपर के माध्यम से, कि किस प्रकार से आपकी जो है पॉलिटी के क्वेश्चन में गलतियां होने की संभावना थी। ठीक है ना? तो यही संभावनाएं थी जिस तरह की मैं बात आप लोगों के साथ कर रहा हूं। बाकी आगे की तैयारी जो है अब आप अपनी देखिएगा, अदर स्टेट के एग्जाम्स को भी कीजिएगा टारगेट। रुकिए मत, रुकिए मत बस। रुकने का मतलब है कि जब भी आप अभी एचएस दे दिया फिर इंतजार करने बैठ गए कि आगे एचएस आएगा तभी देखेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं। रुकिएगा मत, आप अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यूटी में बनाए रखिएगा, और बहुत जो है ना जिद के साथ बनाए रखिएगा, और अलग अलग एग्जाम देते रहेंगे टाइम टू टाइम पे, तो वो आपकी तैयारी बूस्ट होती जाएगी। और अपनी कमियों को देख के और उन पर काम कर लो अभी, कि अच्छा ये वाले सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, या सारों में प्रॉब्लम भी हो सकती है, भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो अभी 1 साल से नया नया सोचा है उसने तैयारी करने का, तो सभी सब्जेक्ट्स में भी दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे होंगे जिनको सिर्फ पॉलिटी में है, किसको ज्योग्राफी में। तो उन सब्जेक्ट्स का लिस्ट बनाओ और कौन से एरियाज में दिक्कत है उन पर काम करो, और अच्छे से उनको ठीक करो। अभी भी टाइम है अपने पास, बेस्ट टाइम है। आप जिस भी एज ब्रैकेट के अंदर है, आप जो भी एज कैटेगरी में है अभी फिलहाल, उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान करो अच्छे से, ताकि बाद में आपको बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद डिप्रेशन का शिकार ना होना पड़े। इसलिए अभी से जो है प्लान कीजिए अच्छे से। और ये पॉलिटी की डिस्कशन हम लोगों को अच्छे से करनी थी, जिस पर हम लोगों ने बातचीत कर ली है। सो अगली वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग जो है क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा और लगे रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।